बच्चों, वेलकम टू काउट्स एजुकेट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो 9th क्लास में हम बहुत बेसिक चीज़ों से बातें समझेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो मैटर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर में मेरा मैटर जो है वो है क्या। सही बात है या नहीं? तो मैटर को अगर आपको डिफाइन करना है तो मैटर के एग्जाम्पल से पहले हम समझते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? पेन, मैं खुद, ये चेयर, टेबल, कुछ भी आपके सामने जो है वो सब एक मैटर है। इससे क्या पता चल रहा है? पहली चीज, जो भी चीज आप टच कर पा रहे हो या जिसको आप, जो एक सॉलिड चीज है एक तरह से कह सकते हैं आप, जिसको आप टच कर पा रहे हो, जो जगह घेर रही है। सही बात है ना? आप चेयर टेबल के बीच में जाके तो नहीं खड़े हो सकते हो, यस और नो? तो जिस भी चीज के आपके सामने कोई भी चीज अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या फिर उसका कुछ वेट है तो उसको आप क्या बोल रहे हो? मैटर। क्या बोल रहे हो? मैटर। ओके, तो मैटर में आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एनीथिंग दैट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। क्लियर? ओके, तो इस मैटर जो है, अगर मैं एक लकड़ी का ब्लॉक ले लूं और उससे तोड़ते रहूं पूरा, तो क्या होगा? चूरा बन जाएगा, उसका एक पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर को भी फर्दर फाइन कर दो आप, ठीक है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे जो आपको यूनिट्स दिखेंगे उसको आप क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल्स। क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल्स। तो जो आपका मैटर है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर हुआ इतनी बात आप लोगों को? ओके, इस पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी है भाई? अगर मुझसे कोई पूछे पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी है, तो पार्टिकल की मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज है। 4 प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो समझिए मेरे साथ। पार्टिकल की पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? इट इज वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा उनका साइज होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अभी हम सारी प्रॉपर्टीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सभी प्रॉपर्टीज को। एक बार जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है आपकी। ठीक है, they are very very small, they are constantly moving, they have forces of attraction between them. Forces of attraction between them. Clear? ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? दूसरी चीज क्या है? they have spaces between them. स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है और इन्हीं स्पेसेस से और फोर्सेस से डिसाइड होता है कि उस पार्टिकल को हम, या जिस पार्टिकल से वो मैटर बना है उसे आप सॉलिड बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे या गैस बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें बेसिक पता चल गई है। क्या क्या बोला हमने? दे आर वेरी वेरी स्मॉल, कॉन्स्टेंटली मूविंग, हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड स्पेसेस बिटवीन देम। क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, इसमें आपके पास क्या क्या आ जाएंगी? सबसे पहले मैं बात करती हूं फर्स्ट, particle of matter are very very small. Particle of matter are very very small. तो इसको मैं कैसे बताऊंगी? मान लीजिए अभी होली गई है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया? एक वाइट बाल्टी लिया, आपने बकेट ली है, पानी भरा हुआ है, साफ पानी है, उसमें आपने थोड़ा सा कलर डाल दिया, पक्का रंग डाल दिया। मैं मान रही हूँ पिंक कलर का पक्का रंग है। ठीक है, अब क्या होगा? आपका पूरा पानी कैसा हो गया है? पिंक कलर का। अब मैंने क्या किया? एक पानी बाल्टी और रखी,
साफ पानी की, एक मग लिया इसमें से पानी पिंक वाला और इसमें डाल दिया, ठीक है, इसको भी मिक्स कर दिया, ये थोड़ा लाइट कलर का हो गया होगा, यस और नो। तो अब इसमें से मैंने दोबारा से एक मग पानी लिया और एक साफ पानी की बाल्टी में डाल दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ होगा, और लाइट कलर हो गया होगा, लेकिन पिंक कलर अभी भी होगा, ठीक है। अब ऐसे मैंने 10 बार कर दिया है और लास्ट वाली बकेट का पानी लेके किसी ने मेरे ऊपर ही डाल दिया है। अब बताओ क्या मेरा कुर्ता अभी भी पूरा वाइट होगा या इस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पिंक कलर आ जाएगा? आ जाएगा, सही बात है या नहीं? तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैंने इसमें बहुत ही कम अमाउंट का कलर डाला था फर्स्ट बकेट में, लेकिन कितना भी कम अमाउंट में लेके आगे डालते जा रही हूँ, वो लास्ट बकेट तक पहुंच गए हैं कुछ पार्टिकल्स, जिसकी वजह से मेरे कुर्ते पर पिंक कलर आ गया। सही बात है या नहीं? इसी बात को कहना चाह रहे हैं हम कि पार्टिकल ऑफ मैटर इतना छोटा है कि आप कितना भी कम अमाउंट लेके आगे तक चले जाइए, वो पार्टिकल ट्रैवल कर जाएगा, उस छोटे से अमाउंट में ही पार्टिकल पहुंच जाएगा। वो कब हो सकता है? जब पार्टिकल इतना छोटा है कि वो बहुत अच्छे से सारे में स्प्रेड आउट हो गया। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? दूसरा पॉइंट है आपके पास, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसको कैसे समझे? मान लीजिए आपने एक बीकर लिया है, आपने एक बीकर लिया है और इसमें पानी है, या सुबह नहाते हुए आप बकेट लेते हैं अपनी, उसमें पानी होता है, उसमें आपने डाल दिया है एक ढक्कन इसका डेटॉल का, ठीक है, आपने वो इसमें डाल दिया है। तो क्या होता है, जैसे ही आप डालते हैं एक स्ट्रीक बनने लगती है और वो धीरे धीरे स्प्रेड आउट होने लगती है। बोलो ऐसा होता है या नहीं होता है? तो उसका क्या मतलब हो रहा है कि आप चाहे आपकी बाल्टी का पानी बिल्कुल स्टिल है, जैसे ही आप एक ड्रॉप उसमें, वो एक ढक्कन आप उसमें डेटॉल डाल रहे हैं, वो धीरे धीरे स्प्रेड आउट होने लग रहा है। सही बात है या नहीं? पानी में अगर आप एक इंक की ड्रॉप डाल रहे हैं तो भी आपका क्या होता है, स्प्रेड होने लगता है। तो वो स्प्रेडिंग कैसे हो रही है? कैसे हो रही है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, मूव करते जा रहे हैं। समझ आ रही है बात? मान लो आपकी कोई वन वे रोड है, यहाँ से आपकी सभी कार्स सीधे जा रही है, यहाँ से आ जाए कोई उल्टी डायरेक्शन में कार, ठीक है, तो क्या होगा, सब इधर उधर हो जाएंगे कि नहीं? कोलिजन्स हो जाएंगे या नहीं? सही बात है। तो उन्हीं कोलिजन्स की वजह से पार्टिकल्स आपके इधर उधर मूव करने लगते हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके। तो यहां पर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? दे हैव forces of attraction between them। अब मान लो मुझे किसी ने बोला कि हम आपको एक चौक दे रहे हैं, एक पेंसिल दे रहे हैं और एक हम आपको आयरन नेल दे रहे हैं, कील दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे आसानी से क्या टूटेगा, चौक या फिर आयरन का नेल? बोलो। सबसे पहले आप चौक तोड़ पाओगे, आसानी से तोड़ दोगे, फिर उसके बाद आप पेंसिल तोड़ सकते हैं आसानी से। आयरन नेल तो शायद आपके बस की या मेरे बस की बात नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि आप डिफरेंट फोर्स से डिफरेंट चीज़ों को तोड़ पा रहे हो, ठीक है। चौक तोड़ने के लिए इतनी फोर्स लगाइए, शायद उतनी फोर्स से आपकी पेंसिल ना टूटे, आपको थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़े। तो वो कैसे डिसाइड हो रहा है, समझते हैं इस बात को। देखिए, आपके पास मान लीजिए एक कोई पार्टिकल है, ठीक है। अब सॉलिड पार्टिकल्स आप मान लीजिए स्फेरिकल है आपके पास। तो सॉलिड्स में क्या है, ये पार्टिकल्स चिपक के बैठे हुए हैं एक दूसरे से, बिल्कुल मुंबई लोकल वाला हाल है, एकदम से सब एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब चौक में, वुडन पेंसिल में और नेल में सभी पार्टिकल्स चिपक के बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में कि कितना ऐसे कस के जुड़े हुए हैं, फेविकॉल का जो इनका जोड़ है उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, ठीक है।
तो चौक में आपके पास क्या हो रहा है, चौक में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपका, चौक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम है, ठीक है। फिर उससे ज्यादा किस में आपके पास, वुडन पेंसिल में, और फिर आपके पास आ जाता है आयरन नेल, इसमें है मैक्सिमम, इसीलिए इसको तोड़ना सबसे मुश्किल हो रहा है। क्लियर हुई आप लोगों को ये बात? ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब समझ आया आप लोगों को। इसी तरह से अगर हम बोले नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट है मैम मेरे पास, फोर्थ पॉइंट है, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो अभी जैसे हमने पढ़ा था कि सॉलिड में पार्टिकल्स चिपक चिपक के बैठे, ठीक है, तो उसी तरह से लिक्विड और गैस में भी होता है आपके पास, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप मान लीजिए दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब आप इसको कैसे समझाएंगे, ठीक है, तो इसको अगर मुझे समझाना है तो मान लीजिए आपने क्या किया, पानी लिया है, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है आपने, और उसमें आपने क्या किया, 1 स्पून शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। अब शुगर ऐड करने के बाद मुझे बताइए क्या जो इसका लेवल है, ये जो लेवल है इसका, वो बढ़ेगा? नहीं, सेम ही रहेगा। तो चीनी कहाँ गई है आपकी? चीनी तो क्योंकि पक्का ऐड करी है, वो गायब हो रही है, क्या हो रहा है, सोच के बताइए, ठीक है। पॉज करिए और सोचिए इस बात को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेसेस हैं जिनके बीच में आपका शुगर चला जाता है। समझ आ रही है आपको बात? तो शुगर पार्टिकल्स get inside the spaces between water particles. That is why although sugar is added, the water level remains same. क्लियर हो गया? तो इस एक्टिविटी की मदद से आप ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स उनके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हम कि अगर हमें करना है मैटर को समझने के लिए उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो मैटर का क्लासिफिकेशन आप कैसे करते हैं? मैटर का आप 2 तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक है फिजिकल और एक है केमिकल, ठीक है। फिजिकल बेसिस का क्या मतलब है? जहां पे कोई नई चीज नहीं बन रही है, कोई भी आपके पास ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन जैसा कुछ नहीं हो रहा है, उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, कॉम्पोजिशन उस मैटर की चेंज नहीं हो रही है, वो जिस चीज से बना हुआ है वो चीज आपकी सेम है, ठीक है। तो और केमिकल में क्या हो जाएगा कि कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी कॉम्पोजिशन कुछ और है। क्लियर? फिजिकल में देखते हैं, समझते हैं क्या है। फिजिकल बेसिस में आप बहुत आसानी से 3 प्रकार से मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है आपके पास सॉलिड, देन यू हैव लिक्विड एंड देन यू हैव गैसेस। क्लियर हो गया आप लोगों को? केमिकल की बात करें तो केमिकल में सबसे पहले कॉम्पोजिशन की बात चल रही है, कॉम्पोजिशन बदल रही है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि वो एक कोई प्योर सब्सटेंस है या फिर कोई इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर को आप मिक्सचर भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? प्योर एंड इम्प्योर या मिक्सचर, ठीक है। अब इसमें प्योर को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? प्योर को आप 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें एक आपके पास आ जाएगा एलिमेंट्स और एक आपके पास आ जाएगा कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस है नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी ध्यान से सुनते रहना है। इम्प्योर को आप कैसे कर सकते हैं? एक आपके पास हो जाएगा होमोजीनियस और एक आपके पास हो जाएगा हेट्रोजीनियस, ठीक है। एक हो गया आपके पास हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में आप कैसे करते हैं क्लासिफाई? होमोजीनियस में आप बोल सकते हैं एक है मेरे पास ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है,
और हेट्रोजीनियस में आप फर्दर दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक हो गया मेरे पास कोलॉइड्स और एक हो गया मेरे पास सस्पेंशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके हाफ ईयरलीज में इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है, तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। दोबारा बता रहे हैं, मैटर को आप दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट इज फिजिकल एंड सेकेंड इज केमिकल। ठीक है, फिर फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड और गैस में कर सकते हैं। ठीक है, एंड केमिकल में सबसे पहले आप प्योर एंड इम्प्योर में करते हैं, देन प्योर को फर्दर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में करते हैं। मिक्सचर में भी दो प्रकार से कर सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एंड देन फर्दर होमोजीनियस को ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हैं और हेट्रोजीनियस को कोलॉइड और सस्पेंशंस में आप डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब चैप्टर 1 की बात क्या है, सुनिए ध्यान से। चैप्टर 1 में आप इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में जो है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। उस चैप्टर में आप इन सभी टर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इन टर्म्स को आप डिफाइन कर लीजिए, आपका चैप्टर नंबर 2 लगभग 70% हो गया है। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ अगर हम बढ़े, उससे पहले छोटी छोटी बातें कुछ बता दें आपको। मान लीजिए मैंने अगर इस कॉर्नर में एक इंसेंस स्टिक जलाई है, ठीक है, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, अगर मैंने यहाँ अगरबत्ती जलाई है तो ऐसा तो होगा नहीं कि पीछे वाले बैठे बच्चे को स्मेल ना जाए उसकी, सही बात है कि नहीं? या ऐसा होगा कि यहाँ पर ही सारा धुआं आपका इकट्ठा होता जा रहा है? नहीं होता है ऐसा, सारी आपकी स्मेल ट्रैवल करती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इसमें से गैसियस पार्टिकल्स आ रहे हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके लास्ट बेंच पर बैठे हुए स्टूडेंट के पास पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज स्प्रेडिंग ऑफ one substance into another until uniform mixture is formed। ठीक है, तो आपकी वो गैस कब तक मिलती रहेगी? जब तक सारी एयर में वो गैस आपकी अच्छे से स्प्रेड आउट नहीं हो जाती है। ठीक है, तो उससे हम बोल रहे हैं कि ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ गैस राइजिंग फ्रॉम द इंसेंस स्टिक, इट मिक्सेस विद द पार्टिकल्स विद एयर एंड रीचेज आवर नोज व्हाइल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। ऐसा ही होता है जब आप मान लीजिए घर स्कूल से आ रहे हैं, थके आ रहे, और घर पे मम्मी ने कुछ बहुत टेस्टी सी आपकी फेवरेट राजमा चावल या कढ़ी चावल कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, तो तब क्या होता है, आपको घर में एंटर करते ही पता चलता है तो ओहो आज तो मम्मी ने कढ़ी चावल बनाए हुए हैं या राजमा चावल बनाया हुआ है या नहीं? तो कैसे पता चल रहा है? जो गरम गरम खाना होगा उसमें से गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, गैसेस निकल रही होंगी, भाप निकल रही होगी, उसमें स्मेल पार्टिकल्स भी होंगे कुछ गैस के, सही बात है कि नहीं? तो वो पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो रखे हैं और जैसे ही आप घर में आते हैं आपकी नोज तक पहुंच जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि आज तो बहुत जोर से भूख लगने वाली है, सही बात है कि नहीं? तो इसी तरह से हम डिफ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही घर में इसी तरह की रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि एलपीजी सिलेंडर है, जब वो लीक हो रहा है, अगर गैस हो रही है तो आपको पता चल जाता है। कैसे? सिलेंडर यहाँ पर खोल दिया, गैस बाहर निकलेगी, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होगी और आपकी नोज तक पहुंच जाएगी। सेम रीजन है। ठीक है, तो डिफ्यूजन की मदद से अगला सवाल बनता है, डिफ्यूजन की मदद से आपको पार्टिकल की कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल रहा है? ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स एक्सप्लेन्ड बाय डिफ्यूजन, दोज आर, फर्स्ट वन इज that particles of matter are very very small।
ठीक है। एंड सेकेंड वन इज दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्लियर हो गया आप लोगों को? पार्टिकल्स है बहुत छोटे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे हैं, और क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जा रहे हैं डिफ्यूजन के थ्रू, तो उससे हम बता सकते हैं कि पक्का आपको जो पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है। क्लियर हो गया? गुड। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इसमें, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें टॉपिक ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन आपको क्या बोलता है? एक साइंटिस्ट हुआ है आपके पास जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा आपके पास, एक पॉन्ड से उन्होंने वाटर का सैंपल लिया और उसमें उन्होंने जब उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो पॉन्ड है तो वहां पर पौधे वगैरह से पॉलन ग्रेन्स आके आपके पानी में गिर गए। अब उन्होंने क्या नोटिस किया कि ऑल्दो वो पानी के मॉलिक्यूल्स को नहीं देख पा रहे, पानी जिस मैटर से स्मॉल बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनाए, उन पार्टिकल्स को वो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जिगजैग मोशन शो कर रहे थे। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये कैसे हो पा रहा होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहीं ना कहीं वाटर के पार्टिकल से टकरा रहे होंगे। मान लो मैं इधर से जा रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स आपके, यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल है, वो टकरा के इधर हो गया। समझ आया? तो उन्होंने क्या कहा, द जिगजैग मोशन, द जिगजैग मोशन of particles, the zigzag motion of particles is due to their collision with water molecules। और इस मोशन को क्या कहा गया? इस मोशन को कहा गया ब्राउनियन मोशन। क्या कहा गया इसे? ब्राउनियन मोशन। क्लियर हो गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए सर रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था एंड इसका नाम है ब्राउनियन मोशन। क्लियर हो गया आप लोगों को? गुड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर ले। क्वेश्चंस में अगर मैं कहूं आपके पास क्या है, एक रबर बैंड है, तो रबर बैंड की क्या खास बात होती है? रबर बैंड की क्या खास बात होती है कि उसे स्ट्रेच कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? तो सॉलिड्स यूजुअली आप उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन रबर बैंड को तो आप शेप चेंज कर सकते हैं। तो वो सॉलिड है या लिक्विड है या क्या है, हमें बताइए। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे जिसका नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो फिजिकल स्टेट्स में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या पढ़ने वाले हैं हम? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें आप समझ सकते हैं आपके पास एक सॉलिड है, एक आपके पास इसमें लिक्विड होता है और एक आपके पास इसमें गैस होता है। ठीक है, तो आपके पास 3 फिजिकल स्टेट्स है मैटर के फिलहाल के लिए, जिसमें एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है आपके पास गैस। ठीक है, तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, एक दो लिख लें इसके। सबसे पहले आपके पास इसमें ले लेते हैं एग्जाम्पल्स में चेयर, टेबल, दूसरा मान लेते हैं आपका रिमोट कंट्रोलर, गेम कंट्रोलर आपका, ठीक है, कंसोल। ये सभी आपके पास क्या है? सॉलिड्स हैं। लिक्विड्स में आपके पास क्या आ गया? मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक आ गई है एक, तो सही बात है। दूसरा मिल्क आ गया है आपका, मिल्क शेक ले लेते हैं। सब क्या है आपके पास? लिक्विड्स है। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ गया? मिल्क ही रखते हैं इसको,
गैस में आपके पास क्या एग्जांपल्स आ गए हैं? मान लीजिए एयर, फिर दूसरा हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस भी इसी का एग्जाम्पल है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास इसी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये सभी आपके पास अब एग्जाम्पल्स आ गए। क्लियर? तो इसमें हम समझते हैं कि क्या क्या बेसिस हैं वो जिसपे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख लें। प्रॉपर्टीज अगर मुझे देखनी हो तो सबसे पहले शेप देखते हैं, फिर हम देखेंगे वॉल्यूम, फिर हम देखेंगे fills the container, फिर हम देखेंगे डेंसिटी, फिर हम देखेंगे इसमें रिजिडिटी, फिर हम इसमें देखेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड एक और इसमें हम जोड़ लेते हैं जिसमें आएगा आपके पास इन स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कुछ पॉइंटर्स हो गए हैं जिसके बेसिस पर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स की मदद से हम डिफरेंशिएशन करते हुए चलेंगे और ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर मैं शेप पे बात करूं तो क्या चेयर की शेप बदल जाती है? यहाँ से अगर उधर उठा के रख दो तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी? नहीं होती है। तो शेप के मामले में सॉलिड्स में आप क्या लिख रहे हैं? सॉलिड्स में क्या लिख रहे हैं? दे हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड में बताइए, पानी को अगर मैंने ग्लास में रखा है और एक बाउल में रख दिया है तो दोनों में शेप सेम रहेगी पानी की? नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। क्लियर हो गया आप लोगों को? गैसेस में भी, गैस अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर कोई सिलेंडर छोड़ दिया है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिलेंडर के अंदर ही बैठा रहेगा, जो भी जगह गैस को अवेलेबल होगी वो सारी ऑक्यूपाई कर लेगी। तो शेप भी जिस जगह में गैस ट्रैप्ड है उस पर डिपेंड करेगा। तो गैसेस में भी आप क्या लिख रहे हैं? डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट जब हम लिख रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है वॉल्यूम। सॉलिड की वॉल्यूम यानी कितनी जगह उसने ऑक्यूपाई करी हुई है वो तो फिक्स रहती है, हमें पता है। अगर मेरे पास मान लीजिए कोई बॉटल है, ठीक है, तो बॉटल ने जितनी जगह घेरी ली हुई है वो उतनी ही लेगी ना, कम या ज्यादा तो नहीं हो सकता है। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे? वॉल्यूम्स में भी फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर? लिक्विड्स में क्या होगा? पानी अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया है, ठीक है, उसको मैंने एक बकेट में डाल दिया, एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया और एक बॉटल में भर दिया 1 लीटर की, ठीक है, तो क्या उसका 1 लीटर का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? बाल्टी में डाला तो क्या पूरी बाल्टी भर जाएगी? नहीं। तो वॉल्यूम लिक्विड्स में आप क्या बोलेंगे? दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर? गैस में क्या होगा? गैस को तो इतनी लालच है चीजों का, उसे आप जितनी जगह देंगे वो उतनी जगह में फैल जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो गैसेस में क्या बोल रहे हैं? दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या हुआ आप लोगों को? नेक्स्ट, फिल्स द कंटेनर। फिल्स द कंटेनर में क्या है? मतलब कि अगर मैंने उस चीज को किसी कंटेनर में रखा था वो पूरे कंटेनर को भर दे। ठीक है, तो अगर मैंने मान लीजिए एक फिक्स अमाउंट सॉलिड का लेके इस रूम में रख दिया तो क्या वो पूरे रूम को भर देगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? डू नॉट fill the container completely।
लिक्विड में भी क्या होगा कि जितना, जब वॉल्यूम फिक्स्ड है तो कंटेनर में चाहे एक्स्ट्रा जगह भी क्यों ना हो, लिक्विड तो उतनी ही जगह लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सेम रीजन लिख सकते हैं, ये वाला, डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। गैस में क्या होगा, गैस को तो आप जितनी जगह देंगे उतनी जगह ऑक्यूपाई कर लेगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे गैस में क्या बोलेंगे, fills the container completely, fills the container completely। क्लियर हो गया। नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है कि अगर एक फिक्स्ड बॉक्स मैंने लिया है, ठीक है, एक फिक्स वॉल्यूम का बॉक्स लिया है मैंने जिसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फिक्स है, ठीक है। अब मैंने इसमें मान लीजिए इस पूरे उसको बॉक्स को मैंने ऐसे समझिए, एक बॉक्स है मेरे पास ये, इसको मैंने एक बार आयरन से भर दिया, एक बार इसको मैंने वाटर से भर दिया और एक बार इसको मैंने सिर्फ एयर से फिल्ड रहने दिया। तो जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा इस फिक्स्ड वॉल्यूम में, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, समझने के लिए। तो इस बॉक्स में कब वेट सबसे ज्यादा होगा, जब आयरन भरा है, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा आयरन की हो गई, देन वाटर एंड देन एयर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो डेंसिटी में आप क्या बता रहे हैं, डेंसिटी में सॉलिड्स की क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी, लिक्विड्स की क्या हो जाएगी आपके पास, मॉडरेट डेंसिटी, और गैसेस में मिनिमम। सेम ऑर्डर अगर आपको कहा जाए कंप्रेसिबिलिटी के लिए, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप कितना उसको प्रेस कर पा रहे हैं, कंप्रेस कर पा रहे हैं। तो सॉलिड्स में, अच्छा इस पॉइंट को चलिए बाद में ही डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है कि वो बेंड ना कर पाए, आप उसकी शेप को चेंज ना कर पाए। तो सॉलिड्स में शेप से रिलेटेड हमें पता है एक्सट्रीमली रिजिड, यहां पर नेग्लिजिबल, और यहां पर भी रिजिडिटी नेग्लिजिबल। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स में हमें पता है, सॉलिड अगर मुझे ड्रॉ करना है एक, तो सॉलिड के पार्टिकल्स को मैं बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के साथ चिपके हुए दिखा सकती हूँ। लिक्विड्स में क्या करते हैं, पार्टिकल्स थोड़ा सा आपके दूर दूर होते हैं, और गैसेस में यही आपके पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सॉलिड्स को तोड़ना मुश्किल होता है। और इंटर पार्टिकल स्पेस तो ना के बराबर है, मिनिमम है। वहीं गैसेस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम है, तभी पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर रह रहे हैं, लेकिन स्पेस इनके बीच में बहुत ज्यादा है, तीनों में सबसे ज्यादा है। क्लियर हुआ। तो कैसे बता रहे हैं हम यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास मैक्सिमम है सॉलिड्स में, देन मॉडरेट है लिक्विड्स में, एंड मिनिमम है गैसेस में। क्लियर हुआ। देन स्पेस के बारे में उल्टा हो जाएगा एकदम से, मिनिमम स्पेस है, यहाँ पर मॉडरेट ही है, और स्पेस गैसेस में आपका मैक्सिमम है। क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। क्लियर है, अच्छे से ये टेबल समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल आप लोगों के लिए, इससे क्वेश्चन बहुत जरूर बनता है। क्लियर। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर रखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसी से रिलेटेड कुछ सवाल, ठीक है, कि अगर मैं बलून में कुछ हवा भर रही हूँ तो ऐसे एक्सपैंड कैसे हो जाता है, पूछने वाली बात है कि नहीं। अगर रबर बैंड को मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, उसकी शेप चेंज हो रही है, पर क्या उसको मैं सॉलिड कह सकती हूँ, क्योंकि सॉलिड में तो शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। वहीं शुगर क्रिस्टल सॉलिड है, वैसे शुगर सॉलिड है, लेकिन अगर मैं उसको हाथ से अपने
हाथ में लेके ऐसे गिराऊं तो वो फ्लो करने लगती है, तो फ्लूइडिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड्स के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी, ऑल द बेस्ट।